तो मेरा ख्याल है कि ये नामुनासिब है। हमारे इदारों को सोचना चाहिए, हमारे मुल्क के मुख्तदर तबकों और हल्कों को सोचना चाहिए कि ये मुल्क आपका है, आपकी ये अवाम हमारी अवाम है। ये 24 करोड़ अवाम में मोहब्बत कभी ज़बरदस्ती नहीं पैदा होती। मोहब्बतें आप मुझे मारें थप्पड़, आप मुझे डंडा मारें, मैं आपको आई लव यू तो नहीं बोलूँगा ना। इसलिए मोहब्बतें दिल से होती हैं। अगर इदारों ने अपनी मोहब्बतें पैदा करनी है, अपनी रिस्पेक्ट करानी है, तो वो अपनी आवाम में वो माहौल दें। इससे नफ़रतें मज़ीद बढ़ेंगी। क्या हुआ था मशरक़ी पाकिस्तान में? आपका बंगाल कैसे बना, बांग्लादेश कैसे बना? इसलिए कि आपने ताकत का इस्तेमाल किया। आपने डेमोक्रेटिक एक मोस्ट पॉपुलर लीडरशिप जो थी उनकी, शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया। उन्होंने 160 प्लस सीटें ली, आपने उनको इक़्तिदार नहीं दिया, आपने फोर्स का यूज़ किया, वो अलग हो गए। बात यह है कि आप नफ़रतें फैलाएंगे तो उसका नुकसान होगा, जब आप मोहब्बतें फैलाएंगे तो उसका फ़ायदा होगा आपको, आपके मुल्क को, आपके इदारे को। आप हमारी फ़ौज हो ना, अगर आपसे कोई बंदा नफ़रत कर रहा है तो आप उसको मोहब्बत दो, ना कि देखें ना, आप अगर किसी को डंडा मारेंगे तो वो फिर उससे दिल में मोहब्बत तो नहीं होगी। आप उसका मोहब्बत का लेवल को आप डंडे के जोर से तो नहीं कराएंगे। तो इसलिए हमारे मुल्क की फौज है ना, खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो किसने डिफेंड करना है? आपने करना है। और आपको किसने डिफेंड करना है? अवाम और कौम ने करना है। तो इसलिए ये मोहब्बत के रिश्ते, रिस्पेक्ट के रिश्ते होने चाहिए। ये डंडे के जोर पे आप किसी को जोर जबरदस्ती, आप कश्मीर आज देख लें, क्या कर सके? आज तक कश्मीर फतह कर सके? वो नहीं कर सके। कश्मीर के लोगों के दिल आज भी पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, मकबूजा कश्मीर के, इसलिए कि वो जोर जबरदस्ती से जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती से मोहब्बतें तो नहीं पैदा कर सकते। आज फलस्तीन के ऊपर काबिज हो गए इजराइल वाले, लेकिन उनके खिलाफ नफरतें हैं, रोज लड़ाई है। तो आप ऐसा माहौल खुदा ना खास्ता ना क्रिएट करना चाहिए हमारे लोगों को, हमारी पुलिस को, हमारी एजेंसीज को, या ऐसे मुख्तदर लोगों को, तबकों को, ताकि अवाम और उनके दरमियान वो नफ़रत का माहौल ना आए जिससे हमारे इदारों को भी नुकसान हो, हमारे मुल्क को भी नुकसान हो, और इसका फ़ायदा दुश्मन उठाएं। सर ये भी मुझे साथ में बताइएगा कि जहाँ पर आप कमज़ोरियों की तो बात कर रहे हैं, साथ में अगर हम देखें कि अमजद रफ़ीक एक जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, जब वो सख्त कोई फैसला लेते हैं तो फिर उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मुल्तान में अब इस वक्त वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसी तरह से जस्टिस बाबर सत्तार, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने फैसला तो लिया, लेकिन आपको लगता है कि वो बाद में इसको इंप्लीमेंट भी करवा सकेंगे? फ़र्द जुर्म आयद उन्होंने कर दी है इस वक्त, तो आगे इसको इंप्लीमेंट होगा, ये सज़ा भुगतेंगे जो ऑलरेडी ये सारा कुछ करवा रहे हैं? देखें, सज़ा तो उनको हो जाएगी, लेकिन उसी दिन अगर जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास चला जाता है और IC हो जाती है, इंटर कोर्ट अपील हो जाती है, और वो सज़ा मुअत्तल हो जाती है, और उसके बाद उस सज़ा को ख़त्म कर दिया जाता है, तो फिर क्या होगा? देखें, अफसोस की बात है कि जब आपको, मैं कहता हूँ ना, रूल ऑफ लॉ, तो इट इंक्लूड्स कानून की हुक्मरानी। जब हम कहते हैं उसमें पुलिस है, उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उसमें एग्जेक्टिव है, उसमें आपकी अदलिया है। अगर मुनसिफ आपके कंप्रोमाइज़ होंगे, मुझे बताएं हुमायूं दिलावर ने क्या किया? इधर से फैसला दिया, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर लाहौर पुलिस जाकर जमान पार्क घुस जाती है, दरवाजे तोड़ देती है, बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ देती है। साबिक प्राइम मिनिस्टर वो कहता है मुझे चेंज करने दो, मुझे वॉशरूम से फारिग होने दो, वो वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़ के निकल जाते हैं, कहते हैं उठाएं जी, बदतमीजी से उठा के ले जाते हैं। ये है आपकी इंतहाई बदतरीन किस्म का, आप कहते हो, मिस यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन। अभी उसने दस्तखत नहीं किए, वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुआ, उन तक पहुंच कैसे गया? या तो इसका मतलब है, अच्छा, सुबह सवेरे ख्वाजा हारिस के मुंशी को उठा लिया गया, तो और कौन उठाने वाले थे? जर्नलिस्ट के रूप में एजेंसीज के बंदे वहां मौजूद थे, अदालत के अंदर से हाथे से उठा के ले गए। ना सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इंक्वायरी कराई, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंक्वायरी कराई। तो अगर ये तर्ज अमल होगा, और जो लाहौर हाई कोर्ट के बारे में आपने कहा है, काबिल अफसोस हरकत है। अच्छा, जिस जज के पास अगर केस था तो ये केस फिर उनको वापस भेजना चाहिए था उधर ही मुल्तान में। अगर वो ट्रांसफर आपने पहले तो किया क्यों? अगर आपने कर दिया, जी हम कह देते हैं जी पहले से आर्डर था, चले गए, वो केस ही उधर उनको रेफर कर देते, क्योंकि उसने अपना माइंड डिस्क्लोज किया, उसने अपना केस लड़ा, उसने केस सुना, उसने एक आर्डर किया, और अगले जज साहब आते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों पे हमें सोचना पड़ेगा। अगर हमें रिट ऑफ द कोर्ट बनवानी है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले दिए, बल्कि उससे ज़्यादा फैसले दिए कि जी इलेक्शन कराओ 90 डेज़ में, हवा में तहरीर कर दिया, और पार्लियामान ने बैठ के कहा जी हम नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन ने कहा हम नहीं मानते आपके फैसलों को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा हम आपके फैसलों को नहीं मानते, पूरी कैबिनेट ने कह दिया हम नहीं मानते। अगर रियासती इदारे इस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मजाक उड़ाएंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि रूल ऑफ लॉ या इंसाफ या आइन के तकाज़ों का नाम लेना वो नामुनासिब है। तो हमारे पास इस वक्त सुप्रीम अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आपने जिस तरह से जिक्र किया, तो चीफ जस्टिस का एक ओहदा एक शख्स के पास हो, उमर अता बंदयाल साहब, जो अब इस वक्त 16 सितंबर तक जाने वाले हैं, और आज जो इतलात हैं उनके मुताबिक वो घर भी खाली कर चुके हैं जो अलाट किया जाता है चीफ जस्टिस साहब को। तो वो क्यों रूल ऑफ लॉ पर अमल दरामद नहीं करवा सके? 14 मई का मामला हो, अरशद शरीफ का मामला हो, जहाँ पर सोमोटो उन्होंने लिया, और ऐसे काफ़ी सोमोटो तो लिए, लेकिन उसके बाद 4 से 5 बहस समातें, और उसके बाद खामोशी। इवन के अरशद शरीफ की अभी आप तक भी खबर पहुंची होगी कि उनकी अहलिया, उनके खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाते हैं, और चीफ जस्टिस साहब खामोश रहते हैं। तो आप इनके टेन्योर को किस तरह से देख रहे हैं कि क्या
ये जो हमारे टेन्योर इस वक्त गुजरा उमर अता बंदियाल साहब का, किसी तरह से भी इन्हें जस्टिफाई किया जा सकता है? देखें, अगर तो उनके आप फैसलों को देखें, फैसलों में किसी जगह भी झोल नहीं है। उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसले दिए हैं, हाँ वो कासिम सूरी वाला फैसला हो, सब्सिक्वेंटली आप दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग के खिलाफ वाला फैसला हो, 63A की इंटरप्रिटेशन हो, या आप आ जाएं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये कि इलेक्शन कराने वाली डेट हो, हाँ वो 1 मार्च का फैसला है या 4/4 का फैसला है, या इवन इलेक्शन कमीशन की जो रिव्यू पिटिशन थी उसको डिसमिस किया और रीजंस दी, या इवन आप रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर के, ये सारे फैसले तो उन्होंने दुरुस्त किए। लेकिन ये कहना कि उनको स्ट्रांगली उन फैसलों को अमल दरामद भी करना था, इसमें कमजोरी दिखाई है उन्होंने। इस हवाले से हमारी बिल्कुल कंप्लेंट है, उनको सजा देनी चाहिए थी। जिन्होंने ये जुर्म किया, आपके फैसलों को नहीं माना, उनको सजा देनी चाहिए थी। जहां तक अरशद शरीफ की फैमिली का ताल्लुक है, मैं तो ये कहूँगा, वो होता है ना कि रियासत माँ जैसी होती है, यहाँ माँ तो नहीं बन गई लेकिन वो डाइन बन गई है रियासत उनके लिए नहीं, पूरी आवाम और कौम के लिए बन गई है जो सूरत हाल है। देखिए, उसने अपनी जिंदगी में लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सदर पाकिस्तान को, कि मेरी जिंदगी को खतरा है, और मिनिस्टर्स ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की नहीं थी, उनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। फिर वो कौन 16 से ज्यादा FIR थी, वो कौन लोग थे जिन्होंने एक तरह की FIR उनके खिलाफ गद्दारी की FIR दर्ज करा दी थी? उनका तो पता चलना चाहिए था ना, वो किधर हैं? आज तक नहीं पता चला। उसकी तो मनसूबा साजी, इसका मतलब है कत्ल की यहाँ हुई। फिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने दुबई से उनको निकलवाया, UAE से निकलवाया? इसका मतलब है मनसूबा साज तो ये सारे आपके सामने बैठे हुए हैं, और यहाँ आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना था, उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाए या जो भी तरीकाकार बनाए, उसके लिए गो के JIT बनी और उसको उन्होंने गाइडलाइन भी दी, उनकी रिपोर्ट भी ली, टू सम एक्सटेंट उन्होंने एक्टिवेट किया, लेकिन फैसले ओवरऑल उन्होंने दुरुस्त किए, लेकिन स्ट्रॉन्ग फैसले नहीं किए। उन स्ट्रॉन्ग फैसलों को अमल दरामद नहीं कराया, ये एक बात ज़रूर है। लेकिन अरशद शरीफ की फैमिली का उनका वो जो नोटिस है वो तो नीचे एडिशनल सेशन ने किया है, या मेरे ख्याल में मजिस्ट्रेट ने किया है, लेकिन उस मजिस्ट्रेट का जो वारंट ऑफ अरेस्ट है वो बहुत ज़्यादती है और ये गलत है, और उसको मेरे ख्याल है हमें इससे अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने आंखें बंद करके इस तरह का फैसला किया है, और ये नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब है उनको सजा देना चाहते हैं कि वो केसेस की पैरवी क्यों कर रहे हैं। और इसको आप इस चीज़ से भी लिंक कर सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट दिया गया था शहीद अरशद शरीफ की वालदा की जानिब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की कोर्ट में। उन चीफ जस्टिस साहब को डॉक्यूमेंट दिया गया था, कुछ नाम थे उनमें, और शायद आपको लगता है कि वो नाम असल में वो कड़ी है जिसकी वजह से चीफ साहब बाद में हमें खामोश नजर आए। और साथ में जिस तरह से आपने कुछ अनासिर की बात की, तो क्या वो अनासिर गलबन अभी तक भी मौजूद हैं? मोहित पीरजादा की बात करें, साबिर शाकिर की बात करें, इवन के इमरान रियाज की बात करें, जो अभी तक अगवा हैं और लापता हैं, कोई भी एजेंसी या कोई भी इदारा उन्हें ऑन करने को तैयार नहीं है। तो ये सारी कड़ियाँ अगर मिलाएं तो लग रहा है आपको कोई इनमें कॉम्बिनेशन कहीं मिलता हुआ? देखें, बड़े अफसोस की बात है, इमरान रियाज को देखें, उसकी फैमिली उसके लिए तड़प रही है, उसका वालिद, उसकी फैमिली। भाई, अगर किसी मुकदमे में है तो आप उसको अदालत में पेश करो। आपकी कस्टडी से क्या है? आपने उसको गिरफ्तार किया, अदालत ने उसको छोड़ने का हुक्म सादिर किया, आपके जेल के प्रेमिसेस से कहते हैं कि जी वो खुद चला गया, तो भाई कहाँ चला गया? ये कैसे हो सकता है? जिम्मेदारी तो आपकी है, तो आपने उसको इसका मतलब है उठाया और गायब किया हुआ है। तो अब उसके गायब किए जाने का जो कुछ सारी दुनिया देख रही है, और उसके बारे में चीफ जस्टिस ने भी एक आध दफ़ा इशारा किया कि जी साफ़ी गायब है। लेकिन आप देखें जो कुछ भी हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम सिवाय इस बात के हम सोच सकते हैं कि अरशद का कत्ल एक सोची समझी साजिश थी, और उसके बाद जिन जिनको थ्रेट्स थी वो यहाँ मुल्क छोड़ के गए, साबिर शाकिर हो या मोहित पीरजादा हो, और इमरान रियाज ने भी इस तरह मेरे ख्याल मुल्क छोड़ने की कोशिश, बल्कि गया था, वापस आ गया था, तो वो तो मुल्क छोड़ने वाला नहीं था। और ये गिरफ्तारी भी दोबारा एयरपोर्ट पर हुई है, दोबारा एयरपोर्ट पर हुई है। जी शुएब शाहीन साहब, आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो सारी सिचुएशन है, या PDM के दौरे हुकूमत हमने देखा और उसके बाद अभी भी निगरान सेटअप है, लेकिन उसके बावजूद अदल का निज़ाम हमें बेहतर होता हुआ नजर नहीं आ रहा? आप चूंकि वकील भी हैं, कानूनी टीम के मेंबर भी हैं, कानूनदान भी हैं, तो आप इस बारे में बेहतर राय दे सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि कानून और इंसाफ तो बदतरीन अपनी पोजीशन में इस वक्त है। पिछले 1.5 साल से जो फाशिस्ट हुकूमत रही PDM की, और उनके ज़ेर निगरानी जो कुछ होता रहा, जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन रही, जिस तरह बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल है, जिस तरह पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हुआ, जिस तरह जबरी गुमशुदगियाँ शुरू हुई, जिस तरह पुलिस राज एक लिहाज से आप कह सकते हैं वो शुरू हुआ, जिस तरह एजेंसियों का राज शुरू हुआ, जिसको चाहा उठा लिया, जिसको चाहा छोड़ दिया, तो ये सिलसिला ज़्यादा देर के लिए चलेगा तो हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। और नुकसानदेह सिर्फ नहीं है, देखें पूरी दुनिया का उसूल है, आप पिछले 100 साल की तारीख उठा लो, पिछले लेटेस्ट 100 साल, कोई भी मुल्क रूल ऑफ लॉ के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, जब तक कानून सबके लिए यकसा नहीं होगा, जब तक आप कानून को आप प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये नहीं है कि गरीब आदमी है तो उसके ऊपर आप कानून को मिसयूज़ करें, बड़ा आदमी है तो कानून के दायरे उसके लिए खुलते चले जाएं। देखें, आज़ू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हो गई कि बड़ा आदमी जुर्म करता उसको छोड़ दिया जाता, छोटा आदमी जुर्म करता तो उसको सज़ा मिल जाती। यहाँ तो मुख्तलिफ है, बड़ा आदमी तो जुर्म करके तो छूट जाता है, उसको तो कोई पूछने वाला नहीं। बड़े आदमी के कहने पे छोटे आदमी के ऊपर जो मजालिम होते हैं थ्रू पुलिस, थ्रू एजेंसीज, वो उससे बड़ा जुल्म है। यानी यहाँ तो आज़ू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया ना कि बड़ा आदमी जुर्म करे उसको छोड़ दिया जाए, छोटा आदमी जुर्म करे उसको सज़ा दे दी जाए। यहाँ छोटा आदमी जुर्म नहीं करता, ना करदा गुनाह की उसको सज़ा मिलती है।
और बड़ा आदमी जुर्म करता है, छूट जाता है, ना सिर्फ छूटता है बल्कि उसके कहने पे ये मजालिम होते हैं और वो छोटे आदमी को मुजरिम बना दिया जाता है, या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बुनियाद पर आप उनको सजाएं देते हैं या उनके खिलाफ प्रोसीड करते हैं। तो ये जो तर्ज अमल है ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। आज बदकिस्मती से हमारा मुल्क एक लिहाज से बेआइन हो चुका है, और ये जो तसलसल पिछले 16 महीने से जारी था, अफसोस की बात है ये तो केयर टेकर हैं, लेकिन मोहसिन नकवी कैसा केयर टेकर है, और जिसने जो जुल्म उसके ज़माने में ढाए गए वो तो मेरा ख्याल है हमजा शहबाज के ज़माने में भी नहीं ढाए गए। तो ये जो तसलसल है ये कुछ और इंडिकेट कर रहा है। आप देख लें, अपने मुल्क को देख लें, और कोई भी मुल्क रूल ऑफ लॉ के बगैर, कंसिस्टेंसी एंड पॉलिसीज़ के बगैर आगे तरक्की नहीं कर सकता। आप G20 का इजलास देखें ना, इंडिया ने कितना आगे चला गया, किस तरह के लोग उनके पास आए। आपके पास आना था क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, वो भी नहीं आया। आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट कैसे बिल्ट होगा? स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट आएगी, रूल ऑफ लॉ होगा, जमहूरियत होगी, आपके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। क्या इस जबर और खौफ की फिजा में कोई फ्री फेयर इलेक्शन हो सकते हैं? सदाकत अब्बासी को उठा लिया, कोई पता नहीं कौन उठा के ले गया। अली नवाज अवान के बंदे को, भाई को उठा के ले गए, महीने डेढ़ महीने बाद वापस आया, कोई पता नहीं किसने उठाया किसने छोड़ा। शहजाद अकबर के भाई को उठाया, वापस आ गया, किसने उठाया कोई पता नहीं। आजम खान को उठाया, 34 डेज़ के बाद जनाब बरामद हो गए, जनाब 164 की स्टेटमेंट ले ली, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम हो गया। ये जो तरीक़ाकार है आज हर आंख देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। आज आपके पास हर तरह का सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हर एक के पास कैमरा है, हर एक के पास इंफॉर्मेशन है, पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन जा रही है। और हम जिस तरह बदनाम हो रहे हैं और हो चुके हैं, इसका नुकसान पूरी रियासत को है, इसका नुकसान पूरे 24 करोड़ आवाम को है।